दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेजर कल्चर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग इस बात से भलीभांति परिचित है कि हमारे संस्थान ने आप सभी विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह डिसीजन लिया था कि रोजाना परीक्षा उपयोगी वीडियो को जारी किया जाएगा। आज वाली ये जो वीडियो है उसी कड़ी का एक हिस्सा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर आप सभी को मालूम है कि तकरीबन 15 से 20% आपकी परीक्षा में कंट्रीब्यूट करता है, और ये जो नंबर होते हैं मैं इनको बोलूंगा कैश मार्क्स नंबर होते हैं। अगर आप इनको थोड़ा भी पढ़ लेते हो ना तो आप इनको इजीली भी सोल्व करने में सक्षम हो पाओगे परीक्षा में, और आप सफल हो पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की डिस्कशन का हमारा जो पहला टॉपिक है वह 3 चाइल्ड पॉलिसी। हाल ही में चीन की सरकार ने 3 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा की है। इसका अर्थ यह है कि अब से चीनी लोग अपने जीवन में 3 बच्चों को जन्म दे सकते हैं। इसके पूर्व यह सीमा वर्ष 2015 में 2 की गई थी, फ्रॉम दी 1, जिसको 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति डेंग जियोपिंग ने शुरू किया था। दोस्तों 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति होती है और चीन एक मजबूत देश के तौर पर विश्व में उभर कर आता है। लेकिन उसी समय एक समस्या उत्पन्न हो जाती है चीन के सामने। वह समस्या थी जनसंख्या वृद्धि दर। 1950-1960 के दशकों में चीन में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज गति से बढ़ रही थी। अब उसकी वजह से जो चीनी के पॉलिसी मेकर थे उनको भय सताने लगा था कि इससे उनकी कंट्री में गरीबी बढ़ सकती है, इससे उनकी कंट्री की जो आर्थिक वृद्धि दर है वह प्रभावित हो सकती है, एवं उनके देश में फूड की शॉर्टेज हो सकती है। तो इन्हीं तीनों फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए चीन क्या करता है कि 1979 में डेंग जियोपिंग 1 चाइल्ड पॉलिसी को स्टार्ट कर देता है। जिस किसी फैमिली ने भी इस पॉलिसी को नहीं माना उस पर जुर्माना लगाया जाता था, उनका फोर्सफुल अबॉर्शन करवाया जाता था, उनका एम्प्लॉयमेंट छीना जाता था और उनको टॉर्चर किया जाता था। तो इस वजह से चीनी लोगों ने अपने लाइफ में एक बच्चे को जन्म देना ही शुरू कर दिया था। लेकिन होता क्या है कि 1980, 90, 2000 के शुरुआती दशकों में चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ती है एवं अपने आप को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर स्थापित कर देती है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था को स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, उसमें मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। लेकिन इस 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जो पूरा डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो ओल्ड है उनकी संख्या बढ़ रही है, वाइल जो लोग यंग है उनकी संख्या घट रही है। अब देखो ये तो रहा, इसके अलावा इस 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से डिफरेंट फील्ड में भी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि सोशल फील्ड, सामाजिक क्षेत्रों में हुआ क्या है कि चीन के अंदर, अगर मैं यहां पर लूं कि चीन के अंदर प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या घट रही है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि चीनी लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों से महिलाओं का आयात करना पड़ता है ताकि चीनी पुरुष शादी कर सके। तो आप समझ सकते हो कि इसका कितना दुष्प्रभाव हुआ है। एक तरफ तो उनकी अर्थव्यवस्था पे दिक्कत आ रही है, दूसरी तरफ वहां पर सामाजिक समस्याएं खड़ी हो रही है। अब इसी को देखते हुए क्या होता है कि वर्ष 2015 में चीन की सरकार यह डिसाइड करती है कि भाई अब से चीनी 2 बच्चों को जन्म दे सकते हैं। लेकिन यह पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होती है। हाल ही में चीन के वर्ष 2020 के जनसंख्या के आंकड़े पब्लिश होते हैं। उन आंकड़ों में यह बात निकल कर आती है कि चीन का जो फर्टिलिटी रेट है, जिसको बोलते हैं प्रजनन दर, वो इस टाइम 1.3 है। वो इस टाइम क्या 1.3 आ चुका है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से काफी नीचे है। रिप्लेसमेंट लेवल वो लेवल होता है जहां पर कोई भी नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग बर्थ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर डाइंग। इट मीन्स कि हम अपनी जनरेशन को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का जो प्रजनन दर है, इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है, इज वेरी नियर टू द रिप्लेसमेंट लेवल, जो क्या है 2.17। दोस्तों परीक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि इंडिया का जो जेंडर रेशियो है वो कितना है, आपको कमेंट में बताना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं यहां पर, वो टर्म है डेमोग्राफिक डिविडेंड। दोस्तों डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जो नंबर ऑफ वर्किंग एज पीपल होते हैं इन अ कंट्री वो हायर होते हैं। नंबर ऑफ वर्किंग एज पीपल जो हायर होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। क्योंकि इसकी वजह से किसी देश में, डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से किसी भी देश में क्या होता है कि वहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से किसी भी देश में ह्यूमन रिसोर्स जो मैन पावर होती है, मैन पावर उनको टाइमली मिलती है और बहुत ज्यादा मिलती है, जिसको वो यूटिलाइज करके
अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपनी जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड से जुड़ा हुआ यूपीएससी ने पास्ट में क्वेश्चन पूछा, एक बार उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों वह जो क्वेश्चन है यहां पर पूछा है कि द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ अ कंट्री रिलेट्स टू, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये महिला एक चीनी फैमिली है जो बड़ी खुश है क्योंकि 3 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा हो चुकी है। अब से ये फैमिली 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। दोस्तों हमारे जो डिस्कशन का अगला टॉपिक है वह है फेक बूस्टर। आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखिए, इस इमेज में देखिए ये एक तरफ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन है, वहीं दूसरी तरफ यूएसए के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। दोस्तों इस इमेज में क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की जगह पर किम जोंग उनका जो फेस है वो रिप्लेस कर दिया है। अब दोस्तों इसको बोलते हैं डीप फेक। इसको जो टर्म कॉइन किया गया है इसके लिए वो है डीप फेक। डीप फेक का मतलब होता है मैनिपुलेशन इन मीडिया बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों इस इमेज में अगेन देखिए आप, ये डोनाल्ड ट्रंप की इमेज में व्लादिमीर पुतिन का फोटो लगाया हुआ है, जबकि व्लादिमीर पुतिन और यूएसए दोनों के बीच में एक 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे के पोल अपार्ट कंट्री है। ओके तो दोस्तों ये क्या है, ये हुआ हमारा डीप फेक, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए जो मीडिया है उसमें क्या किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है। इसको आइडेंटिफाई करना आज के समय में बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस लेवल का हो चुका है। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हुआ है, हाल ही में जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ पंजाब के अंदर जो हमारा आईआईटी है उसने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है जो इस प्रकार की जो मैनिपुलेशन है उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। ये बहुत नेसेसरी है बिकॉज क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस चीज है, किसी भी कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत डेंजरस है, समाज के लिए भी बहुत डेंजरस चीज है। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फेक बस्टर इस सॉफ्टवेयर को किस संस्था ने डेवलप किया है और या फिर ये क्या है। आपसे पूछ सकता है कि डीप फेक क्या होता है। तो दोस्तों इनको दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन का अगला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है। ये योजना उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने कोविड की वजह से अपने पेरेंट्स को खो दिया है। इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों को सरकार मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा एवं उनको 10 लाख रुपए की एक मुफ्त अमाउंट दिया जाएगा जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे। दोस्तों जब इस योजना को लॉन्च किया जा रहा था तो प्रधानमंत्री ने इस बात पर बहुत एम्फेसाइज किया था कि जो हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है और हम हर एक वो काम करेंगे जो हमारे देश के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को संवारेगा। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ है, इनके पेरेंट्स लॉस्ट हो चुके हैं, पेरेंट्स अब यहाँ पर नहीं है, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये हमारे समाज की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन बच्चों को राइट डायरेक्शन की तरफ मूव किया जाए। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो असामाजिक होते हैं, जो क्या करते हैं, इन बच्चों की तस्करी करते हैं, इनको किसी दूसरे कामों में लगा देते हैं। तो हमको इन्हीं लोगों से बचाते हुए इनको क्या करना है, इनके भविष्य को संवारना है। तो दोस्तों यही स्कीम थी। आपसे पूछ सकता है कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम क्या थी। चलिए दोस्तों डिस्कशन का अगला टॉपिक देखते हैं। ये आप देख सकते हो जैसे कि ये बच्चे हैं, जस्ट सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं है कि यही रियल बच्चे हैं, जस्ट सिंबॉलिक। दोस्तों हमारा डिस्कशन का जो अगला टॉपिक है वह क्या है, वन स्टॉप सेंटर। दोस्तों वर्ष 2015 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई थी जिसको नाम दिया गया था वन स्टॉप सेंटर। इस योजना का उद्देश्य जो था महिलाओं को एकीकृत मदद देना था। जो महिलाएं हिंसा एवं उत्पीड़न का शिकार हुई है उनको एकीकृत मदद प्रोवाइड करना। एकीकृत मदद का मतलब क्या होता है, एक ही सेंटर के अंतर्गत उनको वहां पर उनको मेडिकल हेल्प भी मिलेगी, उनको लीगल हेल्प भी मिलेगी एंड उनको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी ताकि वो अपने लाइफ को आगे सस्टेन कर पाए और फाइट कर पाए जिन लोगों ने उसके में बुरा किया है। दोस्तों अभी क्या हुआ ये कि इस योजना का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है। क्या हुआ है कि अब से जो वन स्टॉप सेंटर है जो कि वर्ष 2015 के बाद से हमारी कंट्री में खोले गए थे, अब इन सेंटरों को विदेशों में भी खोला जा रहा है। तो ये कंटेक्स्ट है, ये पूरी योजना थी। दोस्तों देख लेना, ये जो कंट्री है जैसे कि बहरीन है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है एंड सिंगापुर। बट यहां पर दिमाग में रखना, इस योजना की शुरुआत किसने की थी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। लेकिन जो फॉरेन कंट्री में इसको जो मैनेज करेंगे, जो इंप्लीमेंट करेंगे, जो कोऑर्डिनेट करेंगे, वो जो अथॉरिटी है वो कौन सी है, विदेश मंत्रालय है। तो दोस्तों याद रखना, आपसे परीक्षा में क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है वन स्टॉप सेंटर के बारे में। दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं हमारे डिस्कशन का, ये वन स्टॉप सेंटर है सखी। दोस्तों हमारे डिस्कशन का जो अगला टॉपिक है वह क्या है, हाल ही में क्या हुआ है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क
जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन यस ने अपना बहुत दुष्प्रभाव दिखाया था, जिसकी वजह से यह पूरा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बातें करता हूं, राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र होता है जिसका जो उद्देश्य होता है क्या होता है, जो हमारा पर्यावरण होता है एवं हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसका संरक्षण एवं प्रोटेक्शन करना होता है। दोस्तों, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास में शक्तियां होती है कि वो किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसका जो डिक्लेरेशन होता है वो डिक्लेरेशन होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। दोस्तों, एज ऑफ नाउ हमारी कंट्री में 104 नेशनल पार्क है, जो तकरीबन हमारे देश का 1.33% भू क्षेत्र को कवर करता है। और इन नेशनल पार्क में 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य है। तो दोस्तों, देखते रहिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है डिफरेंट चीजें यहां से, और पास्ट में पूछी भी गई है। मैं क्वेश्चन को यहां पर लेकर आ रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप देखिएगा। यहां पर पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके CDS सेकंड 2017 में, CDS सेकंड 2017 में ये वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए दोस्तों, आप इसका कमेंट में बताना आंसर। अगला देखते हैं डिस्कशन का हमारा जो टॉपिक है, ये भितरकनिका नेशनल पार्क की ही इमेज है, ये इसकी लोकेशन है। दोस्तों, हमारे डिस्कशन का जो अगला टॉपिक है वह क्या है, ब्रिक्स। हाल ही में ब्रिक्स क्या था, चर्चा में था। हाल ही में ब्रिक्स चर्चा में था क्योंकि ब्रिक्स की किसी ग्रुपिंग की मीटिंग हुई थी, जिसकी वजह से न्यूज में आ गया। देखो जो दोस्तों ब्रिक्स है, ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 5 कंट्री शामिल है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इस ग्रुपिंग का लेटेस्ट मेंबर है। 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी जो रशिया में हुई थी। दोस्तों, जो ब्रिक्स है इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है पूरे वर्ल्ड में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को स्टैब्लिश करना है, जिसकी वजह से ये चर्चा में हमें। दोस्तों, इसके अलावा ब्रिक्स का जो हमेशा सम्मेलन होता है यह बहुत चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी 2021 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन है उसको भारत आयोजित करेगा। भारत ने इसके पूर्व वर्ष 2012 एवं 2016 में भी ब्रिक्स के सम्मेलन को आयोजित किया है। दोस्तों, 2016 वाला जो सम्मेलन था बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था, क्योंकि इस सम्मेलन के दौरान भारत ने रूस के साथ में जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी डील साइन की थी। वर्ष 2019 की जो ब्रिक्स की जो पूरी समिट हुई थी वह ब्राजील में हुई थी। 2020 की समिट वर्चुअली हुई थी जो कि रूस में हुई थी। 21 की जो समिट होगी वो कहां पर होगी, इंडिया में होगी। और इसी से जुड़े हुए जो यूपीएससी ने पास्ट में जो प्रश्न पूछे हैं आप लोगों से, उनको देख लेते हैं वन बाय वन। ये देखो दोस्तों, वर्ल्ड मैप है। ये वर्ल्ड मैप में ये ब्राजील है पूरा साउथ अमेरिका में, ये पूरा साउथ अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये चीन है, ये रूस हो गया। ओके दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्रफल आप देख पा रहे हो, ये क्षेत्र, ये क्या है, ये ताइवान है। ये क्या है, ताइवान। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये क्रीमिया है। ये क्या है, क्रीमिया, जिसको रूस ने वर्ष 2014 में हड़प लिया था फ्रॉम द यूक्रेन। दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन परीक्षा में आपकी आ चुके हैं। ये ब्रिक्स की सम्मेलन है 2019 में जो हुआ था, ब्राजील इसको होस्ट कर रहा है। ये ब्राजील के उस समय के प्रेसिडेंट थे, खैर आज भी है ये तो उस प्रेसिडेंट। दोस्तों, ये क्वेश्चन है CDS फर्स्ट 2017 का। इसमें पूछा है कि ब्रिक्स समिट 2016 वाज हेल्ड इन ब्राजील, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन 2019 के फर्स्ट में यहाँ पर पूछा है कि द 11th ब्रिक्स समिट इन 2019 विल बी होस्टेड बाय चाइना, रशिया, ब्राजील, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स समिट 2020 विल बी होस्टेड बाय इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील। ये CDS 2020 का फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये जो ब्रिक्स समिट होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इंडिया इसका एक मेंबर है और ये पूरी जो संस्था है, पूरी संस्था का एक जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है। वो क्या है, एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना है। तो दोस्तों, आप इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रश्न, अगला डिस्कशन का टॉपिक देखते हैं। दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ है, हमारी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं इफको ने एक नैनो यूरिया को डेवलप किया है। एक नैनो यूरिया को डेवलप किया है। इफको ने नैनो यूरिया को डेवलप किया है। देखो, ये जो नैनो यूरिया है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एंड कॉस्टली भी नहीं है इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल यूरिया, जिसका हम 50 किलो का कट्टा लाते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि
आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो देश है, हमारे देश की जो सोइल है, हमारे देश की जो मृदा है, मिट्टी है, इस मृदा में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की लैक होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसमें यूरिया को अप्लाई करते हैं। अब हम यूरिया को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो यूरिया है हम जो अप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारा वेस्टेज होता है। उसमें क्या होता है, बहुत सारा वेस्टेज होता है, उसकी जो एफिशिएंसी है काफी पुअर है। लेकिन ये जो लिक्विड फॉर्म वाला जो यूरिया है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। और इसका जो पूरा, जैसा कि आप इस इमेज में देखिए, आप इस इमेज में देखिए, ये जस्ट एक छोटी सी बोतल में आ जाएगा। पहले काम 50 किलो को कट्टा उठा के लाते थे, अब क्या होगा, केवल एक बोतल में आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली बेनिफिट करेगा हमारे फार्मर्स को, और इफेक्टिविटी ये ज्यादा इफेक्टिव भी है किसके, इन कंपैरिजन टू दी ट्रेडिशनल यूरिया। दोस्तों डिस्कशन का अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। अभी दोस्तों क्या हुआ है कि हाल ही में WHO की वर्ल्ड असेंबली की मीटिंग हुई थी वर्चुअली। उस मीटिंग में यह डिसाइड किया गया है कि 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे, ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिसीज डे के तौर पर मनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिसीज होते हैं, ये वो डिसीज होते हैं जो बहुत डेवलपिंग कंट्री में, पुअर कंट्रीज में होते हैं, जो अफ्रीका, एशिया या फिर साउथ अमेरिका की जो देश है। अब ये जो डिसीज होते हैं, इनको जो कोज करते हैं, लाइक वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ये इनको कोज करते हैं। लेकिन इन डिसीज के लिए कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये जो डिसीज होते हैं वो गरीब लोगों में होते हैं, और इन लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये हायर मनी पे कर पाए, हायर अमाउंट पे कर पाए कंपनियों को। इसलिए कंपनियां इन डिसीज में अपना इंटरेस्ट नहीं शो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी कोई मेडिसिन डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसी की वजह से, इसी को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने यह डिसीजन लिया है कि हम क्या करेंगे, हम 30 जनवरी को वर्ल्ड ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिसीज डे के तौर पर उसको क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो दोस्तों ये कंटेक्स्ट, ये पूरी न्यूज थी। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा। दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं मैंने डिस्कशन का। दोस्तों डिस्कशन का हमारा जो अगला टॉपिक है, क्या हुआ है कि गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है, वहां पर एक ग्रासलैंड है जिसका नाम है बानी ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। ये जो ग्रासलैंड है एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। एंड दोस्तों अभी क्या हुआ है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने एक ऑर्डर दिया था कि यहाँ पे जो लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको यहाँ से क्या करो, यहाँ से बाहर निकालो। इसी वजह से चर्चा में आया था। दोस्तों यहाँ पर मलदारी ट्राइब भी रहती है जो कि यहाँ की ट्रेडिशनल ट्राइब है। तो इसको देखते रहिएगा, आपसे पूछ सकता है कि ये जो बानी ग्रासलैंड है, ये जो बानी ग्रासलैंड है ये कहां पर है, आपसे लोकेशन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि यहां पर कौन सी ट्राइब रहती है, यहां पर कौन सी ट्राइब रहती है। तो दोस्तों इसको दिमाग में रखिएगा। दोस्तों डिस्कशन का अगला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों अभी क्या हुआ है कि शाही लीची जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर से प्रोड्यूस होती है, उस लीची को यूके में एक्सपोर्ट किया गया है। तो इस वजह से चर्चा में था। दोस्तों जब भी कोई फ्रूट हमारी कंट्री से किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री में जाता है, खासतौर से नॉर्थ अमेरिकन या फिर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो ये यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री है, हमको एक्यूज करते हैं कि यार तुम लोग है ना अपनी फ्रूट्स में, अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बहुत सारे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से वो क्या नाम है, हेल्थी नहीं होता है। अगर ये प्रोडक्ट वहां पर जा रहा है तो इसका मीनिंग है कि ये प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है कि पूरा जो यूरोप है इसको, इससे ओके है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ओके है। इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। दोस्तों शाही लीची जो है ये क्या है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जो शाही लीची है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, ये शाही लीची है, बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है, गर्मियों में आता है। और शाही लीची जो है ये क्या है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। दोस्तों इसके अलावा जो आपको यहाँ पर जानना चाहिए वो ये कि जो भारत है, भारत विश्व में चीन के बाद लीचियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व में चीन के बाद लीचियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार यह पूछा गया था कि विश्व में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश कौन सा है, तो हो सकता है कि कल को किसी परीक्षा में यह पूछ ले कि लीचियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो इन चीजों को दिमाग में रखिएगा। दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं डिस्कशन का। देखिए दोस्तों अभी क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इसने एक एप्लीकेशन को डेवलप किया है जिसको नाम दिया गया है MCA 21V3.0। दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है
कि जब भी हम किसी सरकारी विभाग में जाते हैं किसी काम के लिए, कोई डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, हमको वहां पर डॉक्यूमेंट के लिए बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं। कई बार ऐसा मोमेंट आ जाता है कि हम फॉर्म भरते रहते हैं लेकिन हमको डॉक्यूमेंट कभी नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसी चीज को अवॉइड करने के लिए क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने एक इस पोर्टल को स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा कि हम अपने किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे ईज बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जिस चीज से डील करता है बिजनेस से। अगर इस प्रकार की डील जो हमारे आमतौर पर सरकारी विभाग करते हैं, अगर ये सरकारी विभाग बिजनेस में भी इस तरह की डील करेंगे तो हमारी कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में नहीं आएगा, वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत डेंजरस चीज है क्योंकि इससे हमारी कंट्री में ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा उस लेवल पर जिस लेवल पर हमने सोचा है। तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है परीक्षा में MCA 21V3.0 क्या है, तो बता देना कि ये एक पोर्टल है जिसकी स्टार्ट किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इसको शुरू किया है। दोस्तों डिस्कशन का अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या हुआ है, हाल ही में जो मोहाली का हॉकी स्टेडियम है, उस हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम चेंज करके नाम रख दिया गया है कि बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम। बलबीर सिंह सीनियर एक ओलंपिक पदक विजेता थे जो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ये नामकरण हुआ है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि किस स्टेडियम का नाम चेंज करके बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगले हफ्ते फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुक्रिया एंड धन्यवाद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।